हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निकिता सराठे। आज हम लोग मध्य प्रदेश का इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें यहाँ पर ऐतिहासिक के उत्खनन व शोधों के उपरांत प्राप्त हुए उपकरणों की बनावट के आधार पर यहाँ के इतिहास का आरंभ पाषाण युग से माना जाता है। यहाँ पर मतलब ऐतिहासिक स्थल है कुछ, है ना, जिनकी उत्खनन मतलब उनकी खुदाई हुई, उनके बारे में जानकारी निकाली गई, व शोधों के मतलब उनके बारे में उनकी जानकारी निकाली, प्राप्त हुए उपकरणों की बनावट जैसे किस प्रकार से उनको बनाया गया है, उसके आधार पर यहाँ के इतिहास का आरंभ हुआ है। ठीक है, उसके बारे में हम उसकी जानकारी निकाल सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब प्रागैतिहासिक काल जो है उसको कितने 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पुरा पाषाण काल, ठीक है, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, क्लियर है। अब देख लेते हैं आगे। ओके, मध्य प्रदेश का इतिहास में पुरा पाषाण काल सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसका समय कब से कब तक का है? तो 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। सबसे पहले इसका समय पता होना चाहिए। 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। ठीक है ना, कब तक? 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आगे देखेंगे क्या। यह वह समय था जब मनुष्यों ने पत्थरों का प्रयोग करना सीखा। मतलब पाषाण आपका पूरा पाषाण काल में क्या होता है कि जब उस समय में मनुष्यों ने पत्थरों का प्रयोग किया, मतलब पत्थरों का इस्तेमाल कर चीज़ें बनाई। जैसे इस युग को महत्वपूर्ण कार्य क्या था? मानव द्वारा आग का जलाना सीखना। मतलब मानव ने आग को जलाना सीखा। जैसे पत्थर से पत्थर को घिसा, उससे आग का निर्माण हुआ, आग को जलाना सीखा। ठीक है, क्लियर। तो पूछा जा सकता है कि महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था पूरा पाषाण काल का? तो मानव द्वारा आग को जलाना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन स्थल है नर्मदा घाटी, सोन घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी। तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? नर्मदा घाटी, सोन घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी। ये सभी क्या हैं? आपके मध्य प्रदेश के पूरा पाषाण कालीन स्थल है। क्लियर। नेक्स्ट, इस युग के प्रमुख औजार कौन से हैं? प्रमुख औजार पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार कौन से हैं? चापर, हस्त कुठार, फ्लैक तथा ब्लेड, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ओके, मतलब क्लियर हो गया। आपको क्या क्या रखना है? चापर, हस्तकुठार, फ्लैग तथा ब्लेड। चापर, हस्तकुठार, फ्लैग तथा ब्लेड, जो कि मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों से प्राप्त हुए हैं। औजार क्वार्टाइज जैसे नर्म पत्थरों से बने होते थे। मतलब इनके जो उस टाइम पे जो औजार होते थे वो पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़, जावरा, रायसेन एवं पचमढ़ी जो है वो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। मतलब ठीक है, अब यहाँ पूरा पाषाण काल से संबंधित मतलब ये है कि इन स्थानों पर पूरा पाषाण काल से संबंधित कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया गया? पूरा पाषाण कालीन स्थल। क्लियर हो गया। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा आदमगढ़ कौन से काल का स्थल है? मतलब किस काल का स्थल है? पूरा पाषाण काल स्थल है। ठीक है, जावरा, रायसेन एवं पचमढ़ी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश पूरा पाषाण काल का समय तो याद ही है, 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। होशंगाबाद तथा नरसिंहपुर के बीच स्थित नर्मदा घाटी में पूरा पाषाण कालीन जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। अब पूछा ये जा सकता है क्वेश्चन आपका कि नर्मदा घाटी में पूरा पाषाण काल की जीवाश्म प्राप्ति कहाँ से हुई है? होशंगाबाद तथा नरसिंहपुर के बीच स्थित है नर्मदा घाटी। होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच क्या स्थित है? नर्मदा घाटी। वहाँ से पूरा पाषाण कालीन जीवाश्म की प्राप्ति। जीवाश्म की प्राप्ति कहाँ से हुई है? नर्मदा घाटी से। ये कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद तथा नरसिंहपुर के बीच में। क्लियर। नेक्स्ट, डॉक्टर अरुण सोनेकिया ने 1982 ईस्वी में सीहोर जिले के हथनौरा नामक स्थल के उत्खनन के दौरान मानव खोपड़ी यानी नर्मदा मानव
के साक्ष्य मिले हैं जो अब तक के भारत में प्राप्त मानव अवशेषों से सबसे प्राचीन है। देखिए इम्पोर्टेंट क्योंकि सबसे प्राचीन है। देखिए मानव के खोपड़ी के अवशेष तो कहीं से भी प्राप्त हुएंगे, बहुत सारी जगह से मिलेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सबसे प्राचीन साक्ष्य है। किसने खोजे थे? अरुण सोलंकिया। ये जो आपको इमेज में जो दिख रहे हैं वो कौन है? अरुण सोलंकिया है। कौन है? अरुण सोलंकिया। ठीक है, क्लियर। और कब खोजे इन्होंने? 1982 में। कब खोजे थे? 1982 में। कहाँ से? सीहोर जिले के हथनौरा से। ठीक है, सीहोर जिले के हथनौरा से। क्लियर। तो याद रहेगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन, मानव खोपड़ी के सबसे पुराने प्राचीन अवशेष साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुए? तो हथनौरा से। किस जिले के? सीहोर जिले के हथनौरा से। किसने खोजे? अरुण सोलंकिया ने। कब? 1982 में। क्लियर। ये फैक्ट आपको कॉपी में नोट कर लेना है। नेक्स्ट, हथनौरा के पास प्राचीनतम विलुप्त हाथी के दोनों हाथ तथा ऊपर जबड़े का जीवाश्म भी खोजा गया है। अब मनुष्य की खोपड़ी तो खोजी गई है हथनौरा से, और हथनौरा से एक और चीज़ क्या मिली है? हाथी के ऊपर के हाथी के दोनों हाथ तथा ऊपरी जबड़े का जीवाश्म। सबसे प्राचीनतम हाथी के दोनों हाथ तथा ऊपरी जबड़े का जीवाश्म भी कहाँ से खोजा गया? हथनौरा से। ठीक है, क्लियर। ओके, आगे देख लेते हैं। अब क्या है? मध्य प्रदेश इतिहास में पुरापाषाण काल कब से कब तक समय है? एक बार और रिपीट, 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये चीज़ याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट, निसार अहमद द्वारा सोन घाटी में किए गए उत्खनन से कई स्थानों पर पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब किसके द्वारा? सोन घाटी से सोन घाटी में जो उत्खनन हुआ उसमें पुरापाषाण कालीन अवशेष किसने खोजे? निसार अहमद। आपको क्या याद रखना है? निसार अहमद। सोन घाटी से किसने खोजे हैं? तो निसार अहमद ने। किसने खोजे हैं? निसार अहमद ने। ठीक है, सोन घाटी से किसने खोजे हैं? निसार अहमद ने। ठीक है, ओके। डॉक्टर HD शांकले तथा सुपेकर को महादेव पिपरिया होशंगाबाद से 860 औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है महादेव पिपरिया होशंगाबाद से 860 औजार किसे प्राप्त हुए हैं? तो डॉक्टर HD शांकलिया तथा सुपेकर को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नरसिंहपुर के निकट भुतरा नामक स्थान से कौन से स्थान से? भुतरा नामक स्थान से पुरापाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए जो मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण माने जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण हमको कहाँ से मिले हैं? नरसिंहपुर के निकट भुतरा नामक स्थान से। पाषाणकालीन स्थल सबसे प्राचीन हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नरसिंहपुर के निकट भुतरा नामक स्थान से। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, बिल्कुल आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे, तो आपको इनको कॉपी में नोट करते जाना है। क्लियर। आगे देख लेते हैं। अब देखिए, रायसेन जिले के भीमबेटका एवं सागर के निकट पहाड़ियों में पुरापाषाण कालीन शैल चित्र पाए गए हैं। देखिए, शैल चित्र मतलब पत्थरों से बने हुए। ठीक है, तो शैल चित्र मतलब पत्थरों पर, शिलाओं पर किसी प्रकार की आकृति बनी होना, चित्र बने होना। ठीक है, तो वो शैल चित्र कहलाएगा। रायसेन जिले के भीमबेटका से सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़े गुफा आपका कौन सा समूह है? भीमबेटका है। सबसे ज़्यादा आपको शैल चित्र कहाँ मिलेंगे? वहीं पर। तो भीमबेटका एवं सागर के निकट पहाड़ियों में पुरापाषाण कालीन शैल चित्र पाए गए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है? विष्णु बाकड़कर का है। किसका है? विष्णु बाकड़कर को जाता है। ठीक है, अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सबसे मतलब शैल चित्र पुरापाषाण कालीन के शैल चित्र हमको कहाँ से पाए गए हैं? रायसेन जिले के भीमबेटका से एवं सागर की पहाड़ियों में। ठीक है, इन्हें खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो विष्णु बाकड़कर को जाता है। भीमबेटका से प्राप्त 500 गुफा चित्रों में से 5 पुरापाषाण काल के तथा शेष मध्य पाषाण काल के हैं। 500 गुफा चित्र हैं वहाँ पर भीमबेटका में, तो 5 किसके हैं? पुरापाषाण काल के हैं, और बाकी के शेष किसके हैं? मध्य पाषाण काल के हैं। क्लियर। ओके, आगे देखेंगे। अब आप देखिए, भीमबेटका के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। भीमबेटका क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित
किया है, ठीक है, क्लियर। 1990 में किसने, भोपाल मंडल ने इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। इन रॉक शेल्टर को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसमें जो रॉक्स हैं, पत्थर हैं, उनको क्या है 2003 का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, ठीक है। पूछा जा सकता है कौन सा गुफा है जहाँ पे सैलों को, मतलब जहाँ वहाँ के पत्थरों को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, तो ये याद रखना है भीमबेटका के। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भीमबेटका? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की खोज विष्णु वाकरकर ने कब की थी? सन 1957 से 58 में की थी। 1957 से 58 में भीमबेटका की खोज विष्णु वाकरकर ने सन 1957 से 58 में की थी। पूछा जाएगा भीमबेटका खोज किसने की थी? विष्णु वाकरकर ने की थी। कब की थी? 57 से 58 में, ठीक है। भीमबेटका में आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए। भीमबेटका में किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए अब इसमें ये जो इमेजेस दिख रही हैं आपको, जैसे कि ये दिख रहे हैं मनुष्य और जानवर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस समय में आपका पशुपालन भी किया जाता था, ठीक है ना। पशुपालन किया जाता था। डायग्राम के मतलब डायग्रामों के आकृतियों के द्वारा उन्होंने दर्शाया गया है कि यहाँ पर क्या क्या पाया जाता था। जैसे हाथी पाए जाते थे, तो जानवर भेल घोड़े ये सब पाए जाते थे, और किस प्रकार से पशुपालन खेती की जाती थी, वो सब मतलब उन्होंने इसके द्वारा, इमेजेस के द्वारा हमें बताया है। तो हमें इनको देखकर पता चलता है कि यहाँ पर इस समय में क्या क्या होता था। क्लियर है? क्लियर। तो विष्णु वाकरकर याद रखना है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है हमारा मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण क्लियर हो गया। मध्य पाषाण काल में क्या है? देखिए मध्य पाषाण काल का समय, पूरा पाषाण काल का 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल का 10,000 ईसा पूर्व से 5,500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 5,500 ईसा पूर्व तक। इस काल में प्रयुक्त होने वाले पत्थरों के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे। मतलब देखिए पूरा पाषाण काल में पत्थरों के औजार थोड़े बड़े साइज़ में बड़े होते थे, और मध्य पाषाण काल में फिर क्या हो गया, उनका प्रयुक्त करके उनको थोड़ा छोटा करने लगे। उपकरण कैसे बनाने लगे? अत्यंत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। देखिए मध्य पाषाण काल में जो पत्थरों के जो उपकरण होते थे वो छोटे होते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था, ठीक है। ये वर्ड आपको याद रखना है, क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ, ठीक है, क्लियर। आदमगढ़ जिला होशंगाबाद नर्मदा तट पर स्थित प्रागैतिहासिक मानव की केंद्रस्थली रही है। आदमगढ़ जो है कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में है, नर्मदा तट पर स्थित है। प्रागैतिहासिक मानव की क्या रही है? क्रीड़ा स्थली, मतलब यहाँ पर खेला जाता था, ठीक है। क्रीड़ा स्थल मतलब यहाँ पर खेल कूद होता, ठीक है। यहाँ से मानव के पशुपालक होने के साथ साथ मानव सबके साथ कुत्ते के दफनाए जाने का भी प्रमाण भी मिलता है। और R.V. जोशी ने लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। देखिए क्लियर होता है, मतलब आपको पूछा जा सकता है आदमगढ़ से हमको किस किस के साक्ष्य मिले हैं? तो मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, पशु का पालन करते थे वे, और मानव शव मिले हैं, कुत्ते के शव मिले हैं, यहीं से कहाँ से? आदमगढ़ से, क्लियर है। और R.V. जोशी ने लघु पाषाण उपकरण प्राप्त आपके किए हैं। लघु पाषाण उपकरण किसने प्राप्त किए हैं? तो R.V. जोशी ने, क्लियर है, R.V. जोशी ने, ठीक है ना, याद रहेगा। और जो छोटे उपकरण रहते थे उनको क्या कहा जाता था इस समय में? माइक्रोलिथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता है। नेक्स्ट मध्य पाषाण काल का समय 10,000 से 5,500 ईसा पूर्व। धार जिले में स्थित प्रसिद्ध बाघ गुफा के पास मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के उपकरणों की प्राप्ति हुई है। अब पूछा जाएगा मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल के उपकरणों की प्राप्ति हमें कहाँ से हुई है? तो धार जिले की प्रसिद्ध बाघ गुफाओं, धार में जो बाघ की गुफाएं हैं वहाँ से हमको पता चलता है। ये इमेजेस दी हुई हैं सभी, इनसे हमको मध्य पाषाण काल नव पाषाण काल दोनों के उपकरणों की प्राप्ति हुई है। क्लियर। आगे देखेंगे नव पाषाण काल। अभी हमने मध्य पाषाण सबसे पहला पूरा पाषाण 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 10,000 से 5,500 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल 5,500 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। ऐसे लिंक बनाकर याद करिए, ठीक है, क्लियर। इस काल में स्थायी निवास तथा कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। नव पाषाण काल में क्या? स्थायी निवासी, मतलब व्यवस्थित तरीके से रहने निवास करने लगे, और कृषि के साक्ष्य भी हमको प्राप्त होते हैं कहाँ से? नव पाषाण काल से। मध्य प्रदेश में ऐरण, आदमगढ़,
दमोह, सागर, जबलपुर, भोपाल आदि से नवपाषाणकालीन स्थल हमें मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? एरंड से, आदमगढ़ से, दमोह से, सागर से, जबलपुर, भोपाल, ये सभी से नवपाषाणकालीन स्थल हमें मिले हैं। नेक्स्ट, भोपाल में श्यामला पहाड़ी के शैलाशों से अनेक खांचेदार क्रोड तथा लघु पाषाण उपकरण हमें प्राप्त हुए। कहाँ से? भोपाल में श्यामला पहाड़ी, भोपाल में जो श्यामला पहाड़ी है वहाँ से शैलाशों से अनेक खांचेदार क्रोड, ठीक है, तथा लघु पाषाण उपकरण, छोटे छोटे पाषाण पत्थरों से बनाए हुए उपकरण हमको वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्लियर। भोपाल के बैरागढ़ से नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। भोपाल के जो बैरागढ़ है वहाँ से नवपाषाणकालीन स्थल हमको उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, जबलपुर में नर्मदा नदी के तिलवाड़ा से, कहाँ से? जबलपुर में नर्मदा नदी के तिलवाड़ा घाट से तथा लमेटा घाट से नवपाषाणकालीन बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए ये याद रखना स्थान आपको, जबलपुर में किस स्थान से, जबलपुर के किस स्थान से नवपाषाणकालीन बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो नर्मदा नदी के तिलवाड़ा तथा लमेटा घाट से हमको प्राप्त हुए। ठीक है, इसके अतिरिक्त सोन नदी घाटी, बनास तथा मोहन नदी घाटी के भी मध्य अनेक हमको उपकरण प्राप्त हुए। नवपाषाणकालीन उपकरण हमें प्राप्त हुए। कहाँ से? सोन नदी घाटी और बनास तथा मोहन नदी घाटी से। क्लियर हो गया? तो देखिए इसमें कोई समझाने वाला फैक्ट नहीं है, ये आपको इस तरीके से आपको एक टेबल बना लेनी है कॉपी में कि हमको पुरापाषाण के कहाँ से स्थल खोजे हैं, नवपाषाण के कहाँ से, मध्यपाषाण काल के कहाँ से, इस तरीके से समय कितना कितना है आपको एक टेबल चार्ट में लिख लेना है कि समय तो किसके, तीनों का समय लिख लेना है एक साथ। ठीक है, कौन कौन से मतलब चेंजेस यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना, ऐसे, और उनको किसने खोजा। तो ये आप एक टेबल के माध्यम से अगर कर लेंगी तो बहुत ईजीली आपको आसान होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है ना, और आप इसको इस तरीके से मेंस में भी लिख के आ सकते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ताम्रपाषाण काल। ठीक है, तो जहाँ से हमको तांबे के, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष मालवा से, कहाँ कहाँ से मिले हैं? मालवा से, नवदा टोली से, कायथा से, एरंड से, बेसनगर आदि स्थानों से हमको प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष हमको कहाँ से मिलते हैं? तो याद रखना है मालवा से, नवदा टोली से, कायथा से, एरंड से, बेसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। उस काल में मनुष्य पत्थर तथा तांबे के औजार का प्रयोग करने लगा था। इस काल में क्या था? मनुष्य जो था वो पत्थर का तथा तांबे के औजारों का प्रयोग करने लगा था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है ताम्रपाषाण काल में मनुष्य किसका उपयोग करने लगा था? पत्थर का और तांबे के औजारों का। मतलब पत्थर का तो उसमें भी करते थे पहले, बड़े फिर से छोटे बनाए, फिर ठीक है, अब ये इसमें क्या तांबे के औजार का भी प्रयोग करने लगा था। ठीक है ना, इस कारण इसे क्या कहा गया? ताम्रपाषाण काल कहा जाने लगा। इन स्थानों पर उत्खनन से क्या हुआ? देखिए ये मोस्ट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका। इन स्थानों पर उत्खनन से मृद भांड, ठीक है, मृद भांड धातु निर्मित बर्तन एवं उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, मृद भांड से आपके धातु निर्मित बर्तन और उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, धातु निर्मित उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो मृद भांड से। ठीक है, जबलपुर से कुल्हाड़ी का, बालाघाट के डोंगरिया से तांबे के उपकरण तथा चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुल्हाड़ी का अवशेष कहाँ से मिला है? जबलपुर से। बालाघाट के डोंगरिया से किसका मिला है? तांबे के उपकरण मिले और चांदी के आभूषण प्राप्त हुए। ठीक है, भीमबेटका से ताम्रपाषाणकालीन शिलालेख प्राप्त हुए। मतलब ताम्रपाषाणकालीन शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। ठीक है, डांगवाला से क्या हुआ? डांगवाला कहाँ? उज्जैन में। तो ताम्रपाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। ताम्रपाषाणकालीन एक डांगवाला, भीमबेटका, जबलपुर, तो ये सभी आपको स्थान याद रखने हैं। क्लियर है? ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ से मिली ये आपको पता रखना है। ठीक है, तो ये आप सब अच्छे से शानदार तरीके से नोट्स बनाएं ताकि आप उनका बार बार रिवीजन कर सकें। वीडियो देखने अकेले से मात्र याद नहीं होता है, आपको रिवीजन मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, आगे देखेंगे। तो ये इतना हमारा ये मध्य प्रदेश का इतिहास में आपको मैंने चारों चीज़ें पढ़ा दी हैं। क्या? पाषाण काल आपका, नवपाषाण, मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण, इतने फैक्ट्स आप लोगों को याद रखना है तो प्रीलिम के लिए आपके हेल्पफुल होंगी और मेंस में भी आप आंसर राइटिंग 3 नंबर में आप आराम से कर सकते हैं। तो क्लियर है, ये हमारा पार्ट 1 है। इसके आगे पार्ट 2 आएगा जिसमें और भी डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी वीडियोज़ आप देख
देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।